हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो के अंदर एक नया एक्ट स्टार्ट करेंगे जो कि आपके राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है आपका 28 नवंबर को, उसके पेपर में आपको वहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन इस एक्ट से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो जो पोक्सो है, अपने आप में पोक्सो क्या 2012 के अंदर वो आया था आपका 2012 के अंदर। अब जैसे प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन वर्ड को समझेंगे पहले, उसके बाद ऑफ किसका, चिल्ड्रन का, किससे, सेक्सुअल ऑफेंसेस से। तो ये अलग अलग वर्ड हैं और अलग अलग मतलब की तरीके से हम इनको अलग अलग तरीके से समझेंगे। अब सबसे पहला आपका वर्ड है प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो मतलब कि कोई एक इस तरीके का कोई ना कोई इसके अंदर प्रोविजन आपको मिलने वाले हैं जिनके अंदर क्या होगा कि किन्हीं बच्चों को, चिल्ड्रन की बात हो रही है तो ऐसा कोई भी बच्चा हो जो बिलो 18 हो सकता है, बिलो 16 हो सकता है, और कोई और अदर भी आपका बच्चा हो सकता है किसी भी एज का। मतलब हो सकता है कि अलग अलग जो आपके रेप के ऑफेंसेस हैं तो उनके रिगार्डिंग आपके बिलो 12 के लिए अलग दे रखी है लड़की का रेप, और बिलो 16 है उसके लिए अलग से दे रखा है। तो इस तरीके से एज का डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन होंगे वो चिल्ड्रन ही। तो चिल्ड्रंस के साथ सेक्सुअल ऑफेंस का किया जाना, मतलब ऐसा कोई भी एक्ट करना जो कि सेक्सुअल डिग्निटी ऑफ द चिल्ड्रन जो भी होती है उनकी, उनको कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, एक तरीके से वोलेंस उसको करते हो, उसका वोलेशन करना अपने आप में ऑफेंस होगा। जैसे कि किसी भी बच्चे को उस सेक्सुअल इंटेंशन के साथ टच करना, सेक्सुअली डिज़ायर के साथ उसके साथ इस तरीके से कोई हरकतें करना, वो भी अपने आप में एक्ट में आती हैं। तो प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करवानी है जिनको खतरा है या फिर जिनके साथ इस तरीके का ऑफेंस कमिट हो रखा है। इसके अंदर आपकी कुछ चीज़ें और भी दी जाएंगी प्रोविजन, जैसे कि कुछ लोगों की ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी कि जिनको भी इस चीज़ के रिगार्डिंग पता लगे कि हाँ यहाँ पे इन बच्चों के खिलाफ कोई ऑफेंस हो रहा है, सेक्सुअल डिग्निटी से रिलेटेड या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई उनके साथ एक्ट किया जा रहा है, तो इस तरीके से, या फिर उनका कुछ कॉमर्शियल पर्पज़ पे उनको या फिर किसी अदर पर्पज़ से इस तरीके से यूज़ किया जाता हो, तो उनके रिगार्डिंग जिनको भी पता लगेगा तो वो रिपोर्ट वहाँ पे पुलिस स्टेशन होता है या फिर अपनी स्पेशल पुलिस या यूनिट बनाई होती है जुनियल की, तो उनको वहाँ पे इन्फॉर्म करा जाएगा। कुछ ऑफिसर होंगे, उनकी ड्यूटी बनेगी, कुछ के ऊपर आपके एक तरीके से इम्पोजिशन डाली होती है आपके ऊपर कि कुछ ऑब्लिगेशन लगा दी कि हाँ आपकी ड्यूटी ही बनती है कि आपको इन्फॉर्म करना ही करना पड़ेगा। जैसे होटल्स वगैरह हो गए, वहाँ पे अगर कोई भी बच्चे को लेके आता है कुछ इस तरीके का एक्ट करने के लिए, तो होटल वालों की यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि वो स्पेशल जो आपकी पुलिस जुवेनाइल पुलिस जो आपकी यूनिट है उनको इन्फॉर्म करे, या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो आपका नियर बाय लगता होगा उनको इन्फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चों के रिगार्डिंग, बच्चों का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मेल फीमेल दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी ऐसा बच्चा हो सकता है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को बताया जाएगा। जनरली क्या है कि मतलब जब भी बात करते हैं सेक्सुअल एक्ट की तो सीधा दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि गर्ल के ऊपर कुछ सेक्सुअल एक्ट हुआ होगा, तो मतलब लड़की ही यार एक मतलब कि विक्टिम नहीं होती हमेशा। कुछ लड़कों के साथ भी जो कि माइनर एज के बच्चे हैं उनके साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है किसी भी तरीके से, उनका भी यहाँ पे क्या है कि सेक्सुअल डिग्निटी को उनको भी वहाँ पे इन्फ्रिंज करा जाता है। तो इन्हीं को ध्यान में रख के ये एक्ट आपका बनाया गया था। अब जैसा कि बच्चों से रिलेटेड है तो कोई एक डेट होगी जो बच्चों से रिलेटेड रहती है, मैंने बच्चों से खेल के रिगार्डिंग होगी है, जैसे खेल दिवस मनाते हो इस तरीके से। चिल्ड्रन डे आपका आता है 14 नवंबर को, तो उसी दिन ये एक्ट आपका कमेंसमेंट में लेके आया गया था। तो एक तरीके से याद करने के लिए आपका ईजी हो जाएगा कि चिल्ड्रंस के लिए एक्ट बना और चिल्ड्रन के ही डे बना, मतलब कि आपका जो भी चिल्ड्रन डे रहता है 14 नवंबर को, उसी दिन ये एनफोर्समेंट में आ गया था। तो इसका पर्पज़ हमने देख लिया कि क्या पर्पज़ रहेगा, बच्चों को बचाना। किनको, बच्चों को, बच्चों के अंदर आपकी बिलो 18 के अंदर फीमेल और मेल आपके चाइल्ड आ सकते हैं। तो सेक्सुअल ऑफेंस क्या होंगे, जो उनकी सेक्सुअल डिग्निटी को इन्फ्रिंज करने वाले कोई भी ऐसे हरेसमेंट से रिलेटेड एक्ट, आपकी एनी अदर जो भी एक्ट होंगे जो सेक्सुअल डिग्निटी को आपकी इन्फ्रिंज करते हों, तो उनसे रिलेटेड उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आपका एक्ट है जो एनफोर्समेंट में लेके आया गया था। अब इसके रिगार्डिंग आपके अगर रिसेंट ईयर्स के अंदर आप देखोगे तो कुछ केसेस ऐसे रहे हैं जिनके अंदर ज़्यादा ही मतलब कि सोसाइटी के अंदर आपके उनको इशू में रखा गया था, जिनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी। एक जैसे कथुआ रेप केस था आपका, उसके बाद आपका आता था हाथरस आपका रेप केस हुआ था, यहाँ पे एक उन्नाव रेप केस हुआ था। तो जो कथुआ रेप केस था उसके अंदर 8 इयर्स की एक गर्ल थी जिसका रेप हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद हाथरस का केस था जहाँ पे 19 इयर्स की एक लड़की थी, उसके साथ रेप हुआ था और उसकी
जीभ को काट दिया गया था एक तरीके से, ताकि वो बोल के कुछ चीज़ ना बता पाए। उसके बाद एक केस था उन्नाव रेप केस, जिसके अंदर 17 साल की लड़की थी विक्टिम, जिसका रेप हुआ था, उसको बाद में जलाकर भी मारा गया था और साथ में उसकी फैमिली को भी थ्रेटन किया गया था कि आप इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है किसी को प्रोवाइड नहीं करोगे जहाँ से हमें पकड़ा जा सके। तो इस तरीके के कुछ एक्ट थे जिनको रिसेंट ईयर्स के अंदर देखें तो एक तरीके से पता लगता है कि यहाँ पे बच्चों की स्पेशल सुरक्षा के लिए कोई ना कोई उनका स्पेशल एक्ट की ज़रूरत रह गई है, क्योंकि हालांकि 2013 के अंदर आईपीसी के अंदर भी हार्डर आपकी कुछ पनिशमेंट प्रोवाइड करवाई गई हैं, लेकिन स्पेशल एक्ट अपने आप में एक अलग अपना स्थान रखता है, जहाँ से क्या होगी कि स्पेशली बच्चों को डील किया जाएगा। उनको किस तरीके से डील करेंगे, कुछ प्रोसीजर भी दिए होते हैं कि बच्चों को उस ऑफेंडर की कॉन्टैक्ट में ना आने दिया जाए, स्पेशल कैमरा में आपकी जो कमरा है वहाँ पे प्रोसीडिंग चलाई जाए, उनके रिगार्डिंग जो भी उनकी आइडेंटिटी वगैरह होती है उनको डिस्क्लोज ना करा जाए। तो इस तरीके के यहाँ पे प्रोविजन इस एक्ट के अंदर दे रखे हैं। तो ये मेन एक्ट थे आपके, कुछ इसके अंदर कुछ केसेस थे जो हमने देख लिए। उसके बाद इसकी डेट जो थी मैंने आपको बता दी, एनफोर्समेंट की जो डेट है वो इसकी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, इसकी एसेंट की डेट, एनफोर्समेंट की डेट और इसके अंदर कितने चैप्टर, कितने सेक्शन और एक्ट नंबर, ये आपके 5 स्टार्टिंग पॉइंट के कुछ आपके प्रोविजंस रहते हैं जहां से पीटी के अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो जहां पे एनफोर्समेंट की बात करोगे तो 14 नवंबर है। उसके बाद जब एसेंट की बात कर रहे हैं तो उससे पहले ही होगा ऑब्वियसली, वो थी 19 जून 2012 को। तो 19 जैन को यहाँ जून को एसेंट प्रेसिडेंट की मिल गई थी, उसके बाद उसको एनफोर्समेंट में लेके आए थे उसी ईयर को 14 नवंबर को। उसके बाद इसके अंदर जो आपके टोटल सेक्शन है, ये एक्ट आपका अपने आप में एक माइनर है, लेकिन देखा जाए तो 40 सेक्शन का एक बल्क है जिसको वो कंटेन करके बैठा है। तो 46 नंबरिंग अगर सेक्शन देखें आईपीसी सीआरपीसी इनके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन बात करें इन 46 सेक्शन की इंपॉर्टेंस की तो वो अपने आप में एक हायर लेवल की इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन 40 सेक्शंस को अलग अलग 9 चैप्टर के अंदर कंटेन किया गया है। इस एक्ट का जो एक्ट नंबर है वो 32 है 2012 का, मतलब कि 2012 में 32 नंबर पे जो एक्ट बना था वो अपना पोक्सो था। इनके अंदर एक शेड्यूल भी दे रखा है। और अमेंडमेंट की अगर इसके अंदर बात करें तो 2013 के अंदर भी एक अमेंडमेंट आई है जो कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट थे आपके, उसके रिगार्डिंग। और कुछ इसके अंदर जो मेन रीसेंट अमेंडमेंट है वो आपकी 5 अगस्त 2019 को इसके अंदर अमेंडमेंट दी गई थी, जो मेनली फोकस करती है पनिशमेंट के ऊपर। अब ये जो सारी चीज़ें बताई मैंने, केस लॉज का नाम बताया, इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन भी आएगा कुछ सेक्शंस का, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 और एक साइड आपके 4, 6, 8, 10, 12। इन सेक्शन का कॉम्बिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसकी फ़ोटो मैं आपको इंस्टाग्राम और अपने टेलीग्राम के थ्रू या फिर फेसबुक मेरे पेज पे आपको मिल जाएगी, जिसका नाम यहाँ पे महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से ही मैंने आईडी बना रखी है। आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। अब बात आ जाती है इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी की। सेक्शन देखें मतलब कि फर्स्ट सेक्शन के हिसाब से अगर देखें या फिर अपने पूरे एक्ट को देखें तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे होगी, रीऑर्गेनाइजेशन जो आपका JNK का एक्ट आया था उसके बाद से इसको इंडिया में अप्लाई कर दिया गया, तो होल ऑफ इंडिया के अंदर ही आपका ये अप्लाई होगा। उसके बाद बात आती है कि इस एक्ट के हिसाब से अगर बच्चे की एज को डिटरमाइन करना चाहें तो 18 ईयर्स के नीचे के बच्चे की बात करती है। उसके बाद आपका बात करता है कि किस शख्स ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब एक फादर, जैसे देखते हैं ना कि इंडियन एविडेंस एक्ट का फादर कौन है, आईपीसी का फादर कौन है, इस तरीके से हम लोग पहले इसके अंदर भी देखते हैं कि पोक्सो का फादर एज ए फादर कौन होगा। तो वीरेंद्र कुमार वहाँ पे एक इंसान रहे हैं जिन्होंने इसको इंट्रोडक्शन दिया कि मेनली इस तरीके का कुछ आपका एक्ट है जो होना चाहिए। अब इसके अंदर जो सेक्शन 1 है उसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रह गया। उसके बाद बात आ जाती है अपने सेक्शन 2 की। अब सेक्शन 2 के हिसाब से अगर देखें तो इसके अंदर 2 या 3 ही आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पेपर में आने लायक है, जो पढ़ने लायक है कॉन्सेप्चुअल पार्ट को। लेकिन कुछ इसके अंदर आपके दे रखे हैं जो कॉम्बिनेशन रहेगा अपने मेन सेक्शन के साथ कि यहाँ पे इस पर्सन को उन्होंने बता दिया जो कि डील करा जाएगा फर्दर किसी सेक्शन के हिसाब से, तो उनकी एक इंडेक्स बेस्ड नंबर रहेगा, उनको मैं अलग से बताऊंगा। और 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके सेक्शन पढ़ेंगे, एक वो जहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़नी है, दूसरी वो जहाँ पे आपको इंडेक्स बेस्ड चीज़ें पढ़नी है। तो इसके अंदर आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए कंसेप्चुअल चीज़ों में, तो जैसे 2 का डी है, एक तो ये 2 के डी के अंदर चाइल्ड बता रखा है, एज के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, एक तो एज के रिगार्डिंग की कितनी एज होगी बच्चे की, तो इसके अंदर आपके दे रखे हैं बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 साल से कम का होगा वो बच्चा कंसीडर करा जाएगा और उसके साथ कोई भी सेक्सुअल एक्ट होगा उसको इस एक्ट के अंदर यहाँ पे डील करा जाएगा। दूसरा इसके अंदर आपकी दे रखी है 2 का डी ए के रिगार्डिंग भी कि कोई ऐसा चिल्ड्रन आपके चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग बात करता है जो कि 2019 में यहाँ पे आपके इंसर्ट किया गया था इस एक्ट के अंदर। तो जो सेक्शन 2 का डी है
उसके बाद डी ए को आप कंटेन कर लेना अगर आपका पुराना भी है तो, अगर नया है तो वेल एंड गुड है। अब इस एक्ट के अंदर इस 2D के सॉरी 2D के अंदर क्या बता रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रिगार्डिंग कि मीडिया के तहत बना हुआ कोई भी वीडियो हो सकता है कि मीडिया के थ्रू आपने कोई भी इंटरनेट से कोई वीडियो बना लिया और जैसे एडिटिंग करके उस चाइल्ड को वहाँ पे दिखाया गया, या फिर मीडिया से कोई आपने इंटरनेट के थ्रू कोई ऐसी वीडियो या फिर फोटोग्राफ निकाल ली जो कि चाइल्ड्स को एक तरीके से रिप्रेजेंट करती हो, जिसके अंदर मतलब सेक्सुअल डिग्निटी को इन्फ्रिंज करने वाली कोई ऐसी पिक्चर बन रखी हो। तो इस तरीके की कोई भी वीडियो है या फिर कोई भी फोटो है जिसे आप या तो टीवी पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज़ हो सकती है, या फिर इंटरनेट के थ्रू वायरल करने की कोशिश होती है, जैसे फेसबुक पे डाल दी, इंस्टाग्राम पे डाल दी, तो इनके थ्रू जहाँ पे भी कोई कोशिश करेगा कि उसको आप वायरल करने की, तो वो इसके अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आ जाता है। जो मेन सेक्शन है वो बोलता है एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ द सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड विच इंक्लूड। अब यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी विजुअल मतलब कि डायरेक्टली दिखने लायक आपकी कुछ डिपिक्शन है जो कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कुछ कंडक्ट दिखाता हो उस पिक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर, जो कि इंक्लूड करता है फोटोग्राफ वगैरह को, कोई वीडियो को, या फिर कोई भी डिजिटल और आपका कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड एक तरीके से इमेज हो सकता है जो कि इनडिस्टिंग्विशेबल है किसी भी एक्चुअल चाइल्ड से, मतलब एक्चुअल चाइल्ड के साथ मिलता जुलता हो सकता है कि ये भी बच्चा है और फोटो या फिर वीडियो के अंदर जो आपका बना रखा है वो भी एक बच्चा ही है। तो इस तरीके से दिखाने वाला आपका उसी के तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो टीवी वगैरह पे डाल के। From an actual child, an image created, adapted, modified, but appear to depict a child. Child को डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पे ऐसी अपीयर होता हो तो वो सारी चीज़ें आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आपका 2 का ई है। देखिए तीसरा मेन इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताया पहले जैसे 2 का डी, दूसरा मैंने आपको बताया 2 का डी ए जो कि 2019 की अमेंडमेंट के अंदर इसको इंसर्ट किया गया था। तीसरा यहाँ पे 2 का ई है। तो आपके ये रेगुलर में 3 हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब इस एक्ट के अंदर आपका और सेक्शन 2 का क्लॉज एफ ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आपका दे रखा है 2005 का, उस एक्ट का सेक्शन 2 का एफ और इस एक्ट के अंदर आपका 2 का ई। तो ई एफ जैसे पहले कौन सा देखा डी, डी ए, ई और एफ देखते हैं डीवी एक्ट का। अब डीवी एक्ट का एफ क्लोज आपका बात करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। तो रिलेशनशिप क्या होता है, एक चीज़ ये है कि ब्लड के थ्रू, आपका एडॉप्शन के थ्रू या फिर बाय मैरिज किसी भी पर्सन्स का आपसी कोई रिलेशन होना, वो रिलेशनशिप डोमेस्टिक मतलब घरेलू। अब घरेलू संबंध के रिगार्डिंग आपका बात करते हो, जबकि अगर हिंदी मीनिंग देखें पॉक्सो एक्ट के अंदर इसका तो वो घरेलू संबंध बनता है, और दूसरा आपको जो डीवी एक्ट के हिसाब से देखें तो वहाँ पे बनता है घरेलू नातेदारी की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन दे रखी है, बोलता है शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन क्लोज एफ ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब इसके अंदर सिंपल बता दिया कि कोई भी ऐसा पर्सन जिनके रिगार्डिंग आपकी बात करी गई है, जिनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपके 2 के क्लोज एफ ऑफ द डीवी एक्ट के अंदर जो बात करी गई है वही यहाँ पे सेम मीनिंग समझा जाएगा। अब उनके हिसाब से देखें तो उसके अंदर आपका कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रिस्पोंडेंट पर्सन है एक तो वो, और जो यहाँ पे एक एग्रीव्ड पर्सन है। एग्रीव्ड पर्सन इन द सेंस कि मतलब जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा हुई है एक वो, और जिसने कमिट करी है वो पर्सन आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पर्सन बोथ जब एक शेयर हाउस होल्ड के अंदर रहते हो। अब हाउस होल्ड क्या होगा, वो भी अलग से एक सेक्शन के अंदर इसमें भी दे रखा है और वहाँ पे भी दे रखा है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो एक हाउस होल्ड में जो शेयरिंग में रहते हो एक जगह पे, कौन पर्सन, जहाँ पे एक एग्रीव पर्सन और दूसरा आपका कोई भी एक एग्रावेटेड पर्सन, मतलब जिसने कोई इस तरीके का ऑफेंस कमिट करा हो, जो रिस्पोंडेंट पर्सन है वो एक ही घर में रहते हैं, अगर उसको शेयर करते हैं तो वो पर्सन आपके आपस में कहलाएंगे डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब इनके अंदर हो सकते हैं कि कोई भी कॉन्सेंग्यूनिटी के रिगार्डिंग हो सकता है, कोई मैरिज के थ्रू हो सकता है, या फिर एडॉप्शन के थ्रू हो सकता है। तो उन सबको बोला जाएगा कि जो एक एग्रीव्ड पर्सन है और दूसरा आपका जो रिस्पोंडेंट पर्सन है, या दोनों जॉइंट फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि जॉइंट फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, तो वो सारे डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर आ जाएंगे। तो सेम मीनिंग यहाँ पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप को यहाँ पे 2 के ई में भी बताया गया है। उसके बाद आपका एफ पॉइंट है वो नहीं पढ़ने का है, एक जनरल सा है। उसके बाद सीधा के पॉइंट पे आते हैं। के आपका बात करते हैं शेयर हाउस होल्ड की। अब इसके अंदर बोलते हैं मीन्स ए हाउस होल्ड वेयर द पर्सन चार्ज विद द ऑफेंस। चार्ज विद ऑफेंस मतलब जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट करा उसके ऊपर आपने चार्ज लगा रखे हैं कि आपने ये ऑफेंस कमिट करा है, वो रहता है। लिव्ड मतलब या तो लिव्स ले रहा है या फिर यहाँ पे वो उसके साथ रह चुका है। एट एनी टाइम इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ उसके साथ रहने वाला कोई भी ऐसा पर्सन जो कि या तो अभी भी रह रहा है या फिर पहले उसके साथ कहीं पे भी रह चुका है, तो वो यहाँ पे जिस जगह पे रह रहा है
या फिर जिस जगह पर रह चुका है उस जगह को बोला जाएगा आपका शेयर हाउस होल्ड, और जो 2 पर्सन रह चुके हैं उनको बोला जाएगा डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर। अब यहाँ पे बात देखिए कि इस एक्ट के अंदर आपका शेयर हाउस होल्ड दे रखा है, और सेक्शन जो आपका 2 है उसके एस क्लोज के अंदर भी, डीवी एक्ट के अंदर भी इसी का मीनिंग दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं बताया। जैसे आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप बता दिया कि 2 के एफ में वहाँ पे जो डीवी एक्ट में वो सेम मीनिंग माना जाएगा, लेकिन इसके अंदर उस एक्ट के अंदर 2 के क्लोज एस के अंदर जो मीनिंग दे रखा है वो यहाँ पे सेम नहीं है। ये आपकी एक चीज़ ध्यान देने की है, जहाँ पे मतलब कि एक साथ यही चीज़ है कि जहाँ पे चाइल्ड और जो ऑफेंडर है वो एक साथ या तो रह रहे हैं या फिर एक साथ रह चुके हैं, वो आपके शेयर हाउस होल्ड के अंदर आ जाएंगे जिस जगह की रिगार्डिंग बात हो रही है। तो ये आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। अब कॉन्सेप्चुअल पार्ट के अंदर कौन कौन से क्लॉज आए, 2 का डी ए, डी के अंदर जैसे चाइल्ड बता दिया था, डी के ए के अंदर जो 2019 के अंदर नया इंसर्ट हुआ उसके अंदर क्या बताया गया आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग। उसके बाद आपका क्लॉज आ जाता है यहाँ पे ई जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात करता है, और लास्ट में आपका 2 का के जो कि शेयर हाउस होल्ड की बात करता है। इनके बाद जो आपके लेस इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं वो आपका 2 का एच है जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात करता है। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट जो आपके इंडेक्स नंबरिंग है वो आपके हो सकते हैं 2 का ए जैसे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल कुछ असोल्ट की बात करता है जो सेक्शन 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट की सिंपल बात करें तो सेक्शन 9 के अंदर पढ़ेंगे। अगला एफ क्लोज आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की बात करें तो सेक्शन 3 के अंदर पढ़ेंगे। फिर आपका सेक्सुअल असोल्ट की बात करें तो सेक्शन 7 के हिसाब से पढ़ा जाएगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो 2 के जे में दे रखा है वो आपका सेक्शन 11 के हिसाब से पढ़ेंगे। देन एल एंड एम 2 रहेंगे जो कि एक स्पेशल कोर्ट की बात करता है जिसका डेजिग्नेशन करा जाता है सेक्शन 28 के हिसाब से। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश करती है, वो सब किसको करेगी, वहाँ पे आपका सेशन जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है उसी को स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है। उसका लास्ट आपका आ जाता है स्पेशल पीपी के रिगार्डिंग बात करते हैं जो कि अपॉइंटमेंट करी जाती है सेक्शन 32 के हिसाब से इसी एक्ट के अंदर। लेकिन अगर स्पेशल यहाँ पे पीपी की बात करें तो सीआरपीसी के अंदर आपका दे रखा है जैसे सेक्शन नंबर 24 का क्लॉज 8 जहाँ पे आपका बताता है कि कोई भी पीपी को अपॉइंट करने के लिए आपको 7 ईयर्स के एज एन एडवोकेट की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, और जो स्पेशल पीपी को अपॉइंट करना पड़ता है तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है 10 ईयर की मिनिमम आपकी एज एन एडवोकेट की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग। तो ये आपके सेक्शन 2 के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें थी। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है जो केस के नाम है वो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसकी फ़ोटो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।